श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भले ही अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, दो बार जुडिशरी उन पर मेहरबान हो गई है और आम आदमी पार्टी बल्लियों उछल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कितना ही चाहे कह ले कि सत्य की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, सच सामने आ गया, लेकिन सबके चेहरों पर अंदर ही अंदर एक डर है कि अब आगे क्या होगा। जमानत तो मिलना, अंदर बाहर आना जाना तो अलग बात है, लेकिन ईडी ने, सीबीआई ने जो सबूत और गवाहों का ढेर लगा रखा है, उससे अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे। ये बेचैनी, ये परेशानी आम आदमी पार्टी में बढ़ रही है और अब तो ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और ट्रायल शुरू होने वाला है। अब तो जिन गवाहों और सबूतों की बात होती थी वो सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनकी जो गवाही है वो पेश की जाएगी और अरविंद केजरीवाल इन गवाहों और सबूतों के जाल से इतनी आसानी से नहीं बच सकते, क्योंकि ऐसे ही नहीं ईडी और सीबीआई ने इस मामले में 2 साल जांच की है। जहां ये मामला 2022 में इसकी कंप्लेंट हुई थी, फिर 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। ऐसे ही नहीं जो 2 साल लग गए, क्योंकि इसकी परत दर परत उखाड़ी गई, नीचे से लेकर धीरे धीरे कड़ियां खोलते खोलते ऊपर के लोगों तक सीबीआई और ईडी पहुंचे और आज उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं, इतने गवाह हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं। उनके लिए बचना मुश्किल होगा। जमानत लेकर तो वो बाहर जा सकते हैं और वापस उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है, फिर अंदर आ सकते हैं, लेकिन इन सबूतों और गवाहों का तोड़ कहां से लाओगे। ये आम आदमी पार्टी की बड़ी मुसीबत बन गई है। और ये मुसीबत क्यों बना है? क्योंकि ईडी और सीबीआई ने इतने मजबूत गवाह और सबूत इकट्ठे किए हैं और इसकी पूरी चेन को खोल कर रख दिया है, इसकी पूरी कलई खोल कर रख दी है इस घोटाले की। ये आप भी जानकर हैरान होंगे कि कहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस तरह से इस घोटाले को इसका रूप दिया गया और इसे अंजाम दिया गया। ये गवाह कौन से हैं, ये सबूत कौन से हैं, ये आज आप भी जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस घोटाले में जो आरोप उन पर लगा है वो कैसे हुआ और उसमें कौन कौन शामिल था और ईडी और सीबीआई ने कैसे एक एक गवाह को पकड़ा और उससे सबूत निकाले, ये आज आप भी जान लीजिए। आपको ये पूरी कहानी बताती हूँ और एक एक गवाह के बारे में बताती हूँ, लेकिन इन गवाहों में जो मुख्य तौर पर है वो है 10 नाम। पहले आप इन 10 नामों को देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। इस घोटाले में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग शामिल हैं। अब उत्तर के नाम जान लीजिए, इसमें हालांकि गोवा भी शामिल है। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, चंद्रप्रीत सिंह, समीर महिंद्रू, विनोद चौहान। दक्षिण से जो नाम है, मंगुटा रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, बुच्ची बाबू, अरुण पिल्लई। अब ईडी की जांच की शुरुआत जो है, जिसमें मुख्य तौर पर जिसने गवाह बना और जो इसका सूत्रधार भी रहा, ऐसा आरोप है, वो है विजय नायर, जो कि ओनली मच लाउडर नाम की कंपनी का मालिक था, जो बकार्डी और इंडोस्पिरिट जैसी कंपनियों के लिए फेस्ट ऑर्गेनाइज करता था। वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से जुड़ा और आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड बन गया और अरविंद केजरीवाल का करीबी हो गया। वो सीएम ऑफिस में ही काम करता था, बंगला भी मिला हुआ था और विजय नायर को ईडी ने पकड़ा और ईडी ने उनसे सबूत से सवाल पूछने शुरू किए। शराब घोटाले से लेकर किससे कौन से संबंध है, कहाँ किससे बात हुई, इनको विजय नायर के जरिए ईडी को ये जानकारी मिली। और विजय नायर शुरुआत में तो वो इनकार करता रहा और उसने ईडी को घुमाने की कोशिश की, सीबीआई को घुमाने की कोशिश की, लेकिन अंत में टूट गया और वो सरकारी गवाह बन गया, क्योंकि वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई वकीलों की फौज नहीं है, उसको अपनी चीजें, अपने सबको डर होते हैं कि आगे अगर ये मामला पकड़ा जाता है और इसमें उसकी भूमिका निकलती है तो उसका क्या होगा। तो वो सरकारी गवाह बन गया और उसने बताया कि कैसे कैसे ये चीजें हुई है, कैसे ये घोटाला हुआ। विजय नायर ने, जो ईडी ने बताया है कि विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, इनके दिमाग की उपज थी कि एक शराब नीति बनाई जाए जिससे कि करोड़ों का पैसा कमा के आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी उसका इस्तेमाल करे। इसके लिए विजय नायर ने शराब कारोबारियों से, जो कि उत्तर भारत के शराब कारोबारी हैं, उनसे बात संपर्क कराया आम आदमी पार्टी का। यहाँ तक कि इसमें जो दूसरा नाम है, समीर महिंद्रू, इंडोस्पिरिट के एमडी, उन्होंने ये तक ईडी को बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी फेस टाइम पर बात हुई थी, वीडियो पर बात हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर हमारा आदमी है, आप उसके साथ आगे काम कर सकते हैं। और विजय नायर
कई ऐसी बैठकों में था, सरकारी बैठकें जिसमें मंत्री शामिल हैं, अधिकारी शामिल है, विजय नायर किस हैसियत से वहां पर था, इसका जवाब केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो तो ये भी उन्होंने कह दिया है कि विजय नायर तो मुझे रिपोर्ट करता नहीं था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जबकि वो काम सीएम ऑफिस में करता था। तो विजय नायर से पता चला कि कैसे जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। फिर विजय नायर, समींद्र महिंद्रू, इनके जरिए ये मालूम पड़ा कि ये जो घोटाला है वो दक्षिण तक कैसे गया, क्योंकि सिर्फ यहाँ के शराब कारोबारियों की बात नहीं थी, इसको दक्षिण के शराब कारोबारियों से भी जोड़ना था, क्योंकि 100 करोड़ का जो पैसा है उसका काफी हिस्सा दक्षिण से आया है। अब दक्षिण में जाने के लिए बीआरएस से संपर्क किया गया, केसीआर की पार्टी। इसमें के कविता का नाम इसलिए आया है, के कविता से संपर्क हुआ और उनसे कहा गया कि भाई ऐसी शराब नीति आने वाली है और यहाँ से शराब कारोबारियों का, होलसेलर, रिटेलर का एक ऐसा कार्टेल बनेगा जिसमें इनका मार्जिन मनी भी बढ़ा दिया जाएगा, कुछ ही कंपनियों की शराब की बिक्री होगी और क्योंकि मार्जिन मनी भी बड़ा होगा और शराब की दुकानें भी बढ़ जाएंगी तो मोटा फायदा कंपनियों को होने वाला है। तो उसके बदले में 100 करोड़ की किकबैक मनी चाहिए और इसकी पुष्टि करते हैं मंगूटा रेड्डी। मंगूटा रेड्डी जो इस वक्त टीडीपी में है, लेकिन जब ये घोटाला हुआ, जब उनको इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया तब वो वाईएसआरसीपी में थे और वो एक शराब कारोबारी भी है, उनकी डिस्टिलरी कंपनी है बालाजी डिस्टिलरीज। तो मंगूटा रेड्डी को इस शराब नीति का पता चला और उनको जिसके भी संपर्क से पता चला वो पहुंचे केजरीवाल से मिलने। मार्च 2021 की बात है, 16 मार्च की वो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सचिवालय में मिले और मंगूटा रेड्डी ने ईडी को बताया कि मैंने केजरीवाल से पूछा इस तरह की शराब नीति के बारे में, मैं भी निवेश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, के कविता जी से बात हुई है और हमें 100 करोड़ ऑफर किए गए हैं, आप उनसे ही बात कर लीजिए। अब मंगूटा रेड्डी जब गए तो उनके पास के कविता की तरफ से, उनके दफ्तर की तरफ से फोन आया और मंगूटा रेड्डी को मिलने बुलाया गया और जब वो गए तो उन्हें बताया कि ऐसी शराब नीति बन रही है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की किकबैक मनी देनी है। और मंगूटा रेड्डी ने ये स्वीकार की है बात कि वो 25 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। अब मंगूटा रेड्डी भी सरकारी गवाह बन गए, उनके बेटे राघव रेड्डी भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी अलग आरोप लगाती है कि उनको जो है धमका कर, उनके बेटे को फंसा कर उनसे गवाही ली गई, लेकिन मंगूटा रेड्डी क्योंकि वो खुद, उनका निवेश इसमें हुआ है, वो खुद शराब कारोबारी है, तो उनके बयान इसमें मायने रखते हैं। वो केजरीवाल से मिले हैं, ये बात भी आम आदमी पार्टी स्वीकार करती है और अपने अपने पक्ष के बयान तो हर कोई जारी करता है, लेकिन मंगूटा रेड्डी के बयान से के कविता तक पहुंची ईडी और के कविता से भी जब पूछताछ हुई, हालांकि वो तो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। जो मुख्य तौर पर जो ऊपर लोग होते हैं वो इतने जल्दी नहीं टूटते, वो अपने लिए कई सुरक्षा के घेरे बना के रखते हैं कि कई लोग जो घोटाले में निचले स्तर पे शामिल होते हैं वो तो उनसे मिले भी नहीं होते। ये परतें शुरू होती हैं, जहाँ विजय नायर पहली परत था, फिर शराब कारोबारी उसके बाद परत है, फिर किसके पास पहुंचा कैश, किसके पास पहुंचा वो उस अगली परत आते हैं, फिर धीरे धीरे खुलते खुलते ऊपर के लोगों तक बात आती है। लेकिन मंगूटा रेड्डी के अलावा फिर यहाँ नाम सामने आता है शरद चंद्र रेड्डी का, जो कि अरविंदो फार्मा से जुड़े हैं। उन्होंने ईडी को बताया है कि उनसे 25 करोड़ रुपए लिए गए, 5-5 करोड़ रुपए रिटेल शॉप के लिए लिए गए और उनको कहा गया ये आम आदमी पार्टी को देने हैं। इसके अलावा उन्होंने 80 लाख रुपए उनकी दूसरी कंपनी के जरिए के कविता के एक एनजीओ को भी दिए गए CSR के जरिए। अब क्योंकि वो एक कारोबारी है, उनसे मांगा गया पैसा और कई तरह की धमकियां भी दी गई कि तुम्हारा कारोबार नहीं दोगे तो तेलंगाना में, दिल्ली में प्रभावित होगा, तो उन्होंने दिए और जब ईडी उन तक पहुंची तो वो सरकारी गवाह बने। तो शरद चंद्र रेड्डी ने बताया कि कैसे उनसे पैसे लिए और वो पैसे अभिषेक बोइनपल्ली, अब एक नया नाम आता है इसमें, अभिषेक बोइनपल्ली, उन्होंने अभिषेक बोइनपल्ली ने विजय नायर से संपर्क करके उस तक पहुंचा। अभिषेक बोइनपल्ली कौन है? वो है बुची बाबू के पहचान के व्यक्ति, उनके जानकार है और बुची बाबू है सीए और के कविता के पुराने सहयोगी रहे हैं। के कविता ने बुची बाबू की मदद ली ये शराब नीति को फॉर्मुलेट करने में कि इसमें कैसे कैसे बनाई जाए कि इससे शराब कारोबारियों को फायदा हो सके, किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाए, इसमें बुची बाबू की भूमिका रही। और बुची बाबू के जो सहयोगी जानकार है अभिषेक बोइनपल्ली, वो कैश के लेन देन में शामिल थे और यहीं से ही साउथ ग्रुप से एक नाम आता है अरुण पिल्लई का। अरुण पिल्लई कौन है? अरुण पिल्लई है के कविता की बेनामी संपत्ति के रखवाले, एक तरह से बेनामी संपत्ति के चेहरे, क्योंकि अरुण पिल्लई की इंडोस्प्रिट में भी करीब 32% हिस्सेदारी है, अरविंदो फार्मा में भी कुछ शेयर है, लेकिन वो डायरेक्ट
क्या वो इन्हीं का है, ये जांचने वाली बात है। कुछ जमीन भी ऐसी खरीदी है अरविंदो फार्मा के जरिए, जिसमें उनकी दूसरी कंपनी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है शरद चंद्र रेड्डी की, वो जमीन खरीदी गई के कविता के लिए और पैसे चुकाए शरद चंद्र रेड्डी ने, उन्होंने ये बताया है। और अरुण पिल्लई इन बेनामी संपत्तियों के चेहरे रहे हैं। तो अभिषेक बोयनपल्ली, अब इसमें जो नगद का ट्रांसफर हुआ वो अभिषेक बोयनपल्ली और विजय नायर के बीच मुलाकात होती थी, कई बार बेंगलुरु में मुलाकात हुई है और पैसों को हस्तांतरित किया गया है। अब ये पैसे हस्तांतरित होकर कहाँ जाते हैं? आम आदमी पार्टी के पास आते हैं। ईडी के ये जो आरोप है, जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये पैसे जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास। और अब कहानी आती है उत्तर भारत में और गोवा में कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर नाम आता है विनोद चौहान का, और विनोद चौहान की अरविंद केजरीवाल से अच्छे संपर्क है, उनकी बातचीत होती थी। विनोद चौहान जो दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों के तबादले भी कराते थे, पोस्टिंग भी कराते थे, उसमें भी उनकी भूमिका थी। इसमें भी अलग से नाम आया विनोद चौहान का। तो विनोद चौहान पर आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए चंद्रप्रीत सिंह के पास गोवा में पहुंचाए हैं। गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए 25 करोड़ यहाँ से ट्रांसफर होके गोवा में भेजे गए। और जो बड़ा आरोप है, ईडी जो आरोप लगाती है कि 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुए हैं, कैश इस्तेमाल हुआ है। और चंद्रप्रीत सिंह कौन है? चंद्रप्रीत सिंह है जो गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार देखते हैं, चुनाव अभियान देखने का, प्रचार में जो पैसा लगेगा, कैसे कहाँ पे क्या इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, सब देखने का उनका काम था। और उन्होंने काफी कैश का इस्तेमाल किया है चंद्रप्रीत सिंह ने। और चंद्रप्रीत सिंह इस मामले में बहुत बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जो बयान देते हैं और उसको जब क्रॉस चेक किया जाता है तो वो गलत निकलता है। एक कंपनी है कांतिलाल लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि हवाला कारोबार से जुड़ी है और इसके कर्मचारी सागर पटेल हैं। उन्होंने बताया कि कई बार उनसे नगद मंगाया गया, चंद्रप्रीत सिंह ने मंगाया है, उनसे नगद में पैसा मंगाया गया कुरियर के जरिए। और चंद्रप्रीत सिंह एक कंपनी चैरियट प्रोडक्शन लिमिटेड में काम करते थे, बाद में उन्होंने वो छोड़ के या फ्रीलांस के जरिए आम आदमी पार्टी से जुड़े। और उन्होंने ये ईडी को कहा कि नहीं, मैं तो तब भी उस कंपनी में काम करता था, जबकि उस कंपनी के मालिक है राजेश जोशी। उन्होंने कहा कि नहीं, चंद्रप्रीत सिंह बहुत पहले ही छोड़ चुके थे और वो फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे थे। और चंद्रप्रीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए होटल बुक कराए थे और उसकी पेमेंट की थी, अपने अकाउंट से पेमेंट हुई थी। और उनके अकाउंट में 12 लाख रुपए आए हैं चंद्रप्रीत सिंह के अकाउंट में। और वो कहां से आए चंद्रप्रीत सिंह ये बता नहीं पा रहे हैं। वो ईडी को कह रहे हैं कि मैंने कई जगह काम किया था, शैक्स में काम किया था और भी दूसरा काम किया था, तो ये मेरी उससे कमाई है। लेकिन जब ईडी ने पूछा, ठीक है आपने जहाँ काम किया था हमें बताएं कि भाई आपका एम्प्लॉयर कौन था, जगह बताएं, कंपनी बताएं, तो वो नहीं बता पाए। उन्होंने ये कहा कि मैंने चैरियट प्रोडक्शन लिमिटेड जो है राजेश जोशी जिसमें काम करते हैं, तो उनके कहने पर मैंने ये होटल की बुकिंग की थी। लेकिन राजेश जोशी ने इससे इनकार कर दिया कि हमने तो ऐसी बुकिंग के लिए कहा ही नहीं था। और ये बुकिंग थी आम आदमी पार्टी के इवेंट के लिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल का कमरा भी बुक हुआ था। और ये बात ईडी ने बताया कि वो उन पैसों से बुक हुआ है जो कि नकदी के हवाला के पैसे हैं। और ईडी ने खर्च हुए पैसों के नोट की फोटो भी है ईडी के पास इस मामले में। तो चंद्रप्रीत सिंह यहाँ से वो सरकारी गवाह तो नहीं बने हैं, लेकिन चंद्रप्रीत सिंह के जरिए ईडी को ये पता चला कि पूरी चेन क्या है, कैसे पैसा आया और कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस तरह इस्तेमाल हुआ, हवाला का पैसा आखिर गया कहाँ। जो आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि 1 रुपया भी नहीं मिला, किसी भी नेता के घर से, किसी मंत्री के घर से 1 रुपया नहीं मिला, मिलेगा कहाँ से, क्योंकि वो इस्तेमाल तो हो चुका। और वो इस्तेमाल यहाँ दिल्ली में नहीं, वो गोवा में जाके इस्तेमाल हुआ है। और ये बात खुलती है चंद्रप्रीत सिंह के जब इंटेरोगेशन होती है, जांच होती है और उसके इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन होता है, तब ये बात खुली। और ये क्योंकि सीबीआई देखिए इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच करती है, किसने भ्रष्टाचार किया, कैसे किया। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग देखती है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, और इसीलिए ईडी की जांच में ये सामने आया है। और चंद्रप्रीत सिंह अब इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतना कैश कहाँ से आया, कहाँ से इस्तेमाल हुआ और क्यों इस तरह से खर्च किया गया। अब दिल्ली के कारोबारी हैं दिनेश अरोड़ा, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उनकी एक कंपनी भी है राधा इंडस्ट्री। अब आरोप ये है जो समीर महिंद्रू से भी पता चला ईडी को, कि समीर महिंद्रू ने बताया कि दिनेश अरोड़ा की राधा इंडस्ट्री में के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। और बाद में ये पता चला दिनेश अरोड़ा से कि उसमें से लाखों रुपए मनीष सिसोदिया को दिए गए हैं। और दिनेश अरोड़ा को लाया कौन? दिनेश अरोड़ा संजय सिंह की पहचान के व्यक्ति है
और संजय सिंह ने सिसोदिया से मिलवाया। और संजय सिंह के घर में भी कैश पहुंचा था। इसी वजह से संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीब 6 महीने वो जेल में रहे, फिर उन्हें जमानत मिली। तो ये कैश उनके घर में क्या कर रहा था, किसने दिया था, क्या इस्तेमाल हुआ, इस सब के बारे में पूछा गया। तो दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने बताया कि ये एक तरह से समझिए दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल हुआ पैसे को इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचाने के लिए। इंडोस्प्रिट से तो पैसा चाहिए था, वो राधा इंडस्ट्री में गया, राधा इंडस्ट्री ने वहां पहुंचाया। तो डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ मनीष सिसोदिया और इंडोस्प्रिट के बीच में। तो लेकिन ये कड़ी जोड़ी दिनेश अरोड़ा के बोलने से, और फिर बाद में पहुंचे समीर महिंद्रो ने सिसोदिया, और फिर उसके बाद संजय सिंह। इस तरह से कड़ियां खुलती गई और ये सारे गवाह इन्होंने पूरी कहानी, पूरा घोटाला खोल कर रख दिया। अब अरविंद केजरीवाल किस किस को नकारेंगे? किसी के वो कहते हैं कि 4 बार बयान दिया गया और बाकी बयानों को खारिज करके एक बयान अपनाया गया, जैसे कि मंगूटा रेड्डी के मामले में भी वो कह रहे हैं। लेकिन कोई भी अपराधी हो, कोई भी आरोपी हो, वो पहली बार में कभी भी स्वीकार नहीं करता। पहली बार ही पकड़े जाने में वो पूरी कहानी नहीं बता देता कि कैसे घोटाला हुआ, उसमें उसकी क्या भूमिका थी। वो सब धीरे धीरे होता है, जब व्यक्ति को लगने लगता है कि अब बचने का रास्ता नहीं, जब उसे क्रॉस क्वेश्चन होता है, जब उसे दूसरों के आमने सामने कराया जाता है, सबूत दिखाए जाते हैं और थोड़ा डर भी दिखाया जाता है कि उसको क्या सजा हो सकती है, इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, और अगर वो गवाह बनता है तो उसको इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। तब वो अपने लिए, तब वो अपना फायदा देखता है और बचने के रास्ते देखता है कि किसी तरह से वो कम से कम तो सजा हो। और इसीलिए वो सच बोलता है कि सच बोल के ही मैं कुछ बच जाऊं, क्योंकि मैं तो किंग पिन नहीं हूं। जो झूठ बोलेगा, अंत तक झूठ बोलेगा, वो तो वही होगा जो इसका सूत्रधार है, क्योंकि सबसे ज्यादा सजा भी उसी को होने वाली है। और अभी तो फिलहाल ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया है और अरविंद केजरीवाल को तो मुख्य साजिशकर्ता बनाया है कि उनकी शराब नीति को बनाने में अहम भूमिका थी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए और कहीं ना कहीं सिसोदिया के लिए भी इस मामले में बचना इतना आसान नहीं है। ये सब गवाह और सबूत आप किस किस को खारिज करोगे, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया तो एक घोटाला नजर आता ही है, इसलिए जमानत नहीं मिल पा रही है। सिसोदिया को तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, कि कविता भी परेशान है। अरविंद केजरीवाल की बात थोड़ी अलग है, अब उनके साथ क्यों, किस वजह से उनको जमानत मिल जाती है, एक अलग तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन चाहे जमानत मिले चाहे ना मिले, लेकिन इन सबूतों और गवाहों के आगे अरविंद केजरीवाल के लिए बचना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।